नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नंदकिशोर वैष्णव और आप देख रहे हैं SBN ई लर्निंग ऑनलाइन क्लासेस डायरेक्टेड बाय मनोज पाराशर, सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय हरसोर के द्वारा। आज हमारा दूसरा पार्ट विलयन का पांचवा भाग आज अपन पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज अपन पढ़ेंगे द्रव्य विलयन। द्रव्य विलयन, वैसे मैं इस पार्ट के शुरुआत में अपन एक सारणी बनाई थी, उसके अंतर्गत अपन ने देखा था कि जो द्रव्य विलयन क्या होते हैं, जिनके अंदर विलायक जो होता हो। द्रव्य विलयन क्या होते हैं, जिनमें विलायक जो होता है, विलायक जो होता है वो होना चाहिए द्रव, और जो विलय होता है, विलय वो कुछ भी हो, वो ठोस भी हो तो भी चलेगा, द्रव हो तो भी चलेगा, और गैस हो तो भी चलेगा। अर्थात ऐसा विलयन जिसमें विलायक जो हो द्रव हो और विलय उसके अंदर ठोस, द्रव या गैस, तीनों में से कोई भी हो, तो ऐसा विलयन कहलाता है हमारे पास द्रव्य विलयन। अब अगर अपन देखें द्रव्य विलयन की, अगर अपन बात करें तो उसके बाद में क्या आता है, अगर मान लीजिए द्रव्य विलयन अपन ने कह दिया तो विलायक भी द्रव है और विलय भी द्रव है। मान लीजिए आपने क्या किया, एक पात्र लिया, एक पात्र में आपने 100 ml डाला, आपने इसके अंदर जल मान लीजिए, और इसके अंदर आपने एक विलयन और डाल दिया, कोई सा भी विलयन मान लीजिए, जैसे अगर अपन यहां मानकर चले एथिल एल्कोहल C2H5OH, एथिल एल्कोहल मान लीजिए आपने इसके अंदर 50 ml डाला, जितना भी डाला हो, विलय थोड़ा कम होता है इसके अपन विलय को कम ले रहे हैं और विलायक थोड़ा ज्यादा होता है। अब अपन क्या करते हैं, अगर इसको गर्म करते हैं, अगर आपने इसको गर्म किया, अगर ये पात्र खुला है, अगर ये पात्र खुला है तो इसमें वाष्प बनकर के ये सारा का सारा जो विलयन है धीरे धीरे वाष्प बनकर के उड़ जाएगा, संघनन की क्रिया इसमें होगी नहीं। अब अपन क्या करेंगे, यदि मैंने इस पूरे पात्र को, यदि मैंने इस पात्र को बंद कर दिया, और ये पूरा प्रक्रम जो हुआ एक बंद पात्र में होता है, तो बंद पात्र में होने पर क्या होगा कि अगर मैं इसको गर्म करूंगा तो इसमें वाष्प बनेगी, जो वो वाष्प बनेगी वो ऊपर इसके टकराएगी, टकरा करके वो किस में आ जाएगी, पुनः द्रव अवस्था में आ जाएगी। तो ये ऐसा प्रोसीजर, वाष्प बनी फिर ये द्रव अवस्था में आ गई, तो द्रव अवस्था में आना ये कहलाएगा संघनन, और इसका जो वाष्प में आना ये कहलाता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, तो इस प्रकार से वाष्पीकरण और संघनन की जो प्रक्रिया कंटिन्यूअस चल रही है, जो लगातार तरीके से चल रही है, अब क्या होगा, एक साम्य स्थापित हो जाएगा वाष्पीकरण में। वाष्प और जो द्रव है, द्रव में या वाष्पीकरण और संघनन में एक साम्य आ जाएगा, साम्य स्थापित हो जाएगा। तो उस अवस्था में क्या हो जाएगा कि इस वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर, इस वाष्प के द्वारा, जैसे आपने कुकर लिया और कुकर की सीटी को यदि मैं बंद कर दूं, ऊपर से लॉक कर दूं कुकर की सीटी को, तो क्या होगा कि अंदर जो वाष्प बन रही है वो वाष्प बनकर के इतनी बढ़ जाएगी कि द्रव की सतह पर ही दबाव डालेगी। अगर ऊपर सीटी लगाएगी तो वो बाहर निकल जाएगी, पर अगर सीटी आपने क्लोज कर दी तो वो जो कुकर के अंदर जो पानी है उसकी सतह पर ही वो क्या डालेगी, दबाव डालेगी। अर्थात उस वाष्प के द्वारा इस द्रव की सतह पर एक दबाव डाला जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा बाहर ले लूं, ये अगर आपने एक पात्र लिया, ये वाले ले रहे हैं अपन, इसमें द्रव, तो ये जो वाष्प बनी, इस वाष्प के द्वारा, ये वाष्प है मान लीजिए वाष्प, इसके द्वारा ये जो द्रव है इसकी ये जो सतह है, इस सतह पर एक दाब डाला जाएगा, एक प्रेशर डाला जाएगा, जिसको अपन कहेंगे वाष्प दाब। क्या कहेंगे उसको, वाष्प दाब कहेंगे। तो यहां से परिभाषा वाष्प दाब की क्या आ जाएगी, यहां से अगर अपन बात करें तो जो वाष्प दाब की परिभाषा आएगी वो क्या आएगी, वाष्प दाब। वाष्प दाब परिभाषा क्या निकली है यहां से, एक निश्चित तापमान पर, एक निश्चित तापमान पर, एक निश्चित तापमान पर
वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। डाला गया दाब क्या कहलाएगा बेटा? वाष्प दाब कहलाता है। अब अगर मैंने बात करी है द्रव्य विलयन की, अगर मान लीजिए द्रव्य विलयन अगर मैंने लिया ये पात्र, अगर वही बात मैं फिर कह रहा हूं आपको, द्रव्य विलयन की मैंने लिया H2O और मैंने लिया एथिल एल्कोहल। अगर मैंने एल्कोहल और जल लिया और ये बंद पात्र है, तो इस पात्र की दीवारों पर जो डाला गया जो दाब है वो किस किस के द्वारा दाब लगेगा? इसकी पात्र की दीवारों के ऊपर द्रव के अणुओं के द्वारा भी दाब लगेगा और एल्कोहल के अणुओं के द्वारा भी इसके ऊपर दाब लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि दोनों ही वाष्पशील है। दोनों ही क्या है? वाष्पशील है। दोनों ही वाष्पशील है, इसलिए द्रव की सतह पर जो दाब लगेगा ये इसकी पात्र की दीवारों पर, या अपन बोल सकते हैं कि इस द्रव की सतह पर जो दाब लगेगा वो दोनों ही घटकों के द्वारा दाब लगता है। तो यहां पर अगर अपन एक बात और लिख सकते हैं, यदि विलयन वाष्पशील विलय युक्त हो तो द्रव की सतह पर विलय तथा विलायक दोनों द्वारा दाब लगता है। सतह पर क्या होगा? दोनों के द्वारा ही दाब लगता है। अगर मैं आपसे इस प्रकार से अपन बात करें आगे, अगर मान लीजिए जो आपने द्रव लिया है, यहां पर आपने अगर जो वाष्पशील अगर आपने द्रव लिया है, अगर आपने यहां पर विलय जो लिया है वो अगर अवाष्पशील हो, मान लीजिए अगर आपने इसके अंदर एल्कोहल के स्थान पर यदि आपने यहां पर चीनी ली होती, शक्कर ली होती, अगर आपने यहां पर ली होती चीनी, मान लीजिए अगर आपने यहां पर चीनी ली होती तो क्या होता? चीनी क्या है? चीनी अगर मान लीजिए आपने 50 ग्राम आपने चीनी ली यहां पर, या 10 ग्राम चीनी ले ली, जितनी भी, तो 50 ग्राम चीनी क्या करेगी? इसके अंदर घुलने के बाद ये ठोस है और खुद ही वाष्पशील नहीं है, अवाष्पशील है, तो ये इन 50 जल के अणुओं को भी साथ लेकर के बैठ जाती है। अर्थात इसको भाई जो चीनी अपने पास 50 अवयव इसके हैं, 100 अवयव इसके हैं, तो अगर ये एल्कोहल होता तो 50 इसके, 100 इसके, 50 इसके हो जाते, तो टोटल हो जाते 150 अवयव। तो पात्र की दीवारों पर या द्रव की सतह पर लगने वाला दाब 150 अणुओं द्वारा लगता। अब क्या हो जाएगा? अगर आपने अवाष्पशील विलय ले लिया चीनी, तो 50 जो अवयव कण है वो अवाष्पशील है, तो इनको घोलने के लिए जल के 50 अणु चाहिए नहीं चाहिए? तो वो 50 अणु इनको घोल और देंगे, घोलने के कारण ये जो चीनी है ये जल के 50 अणुओं को अपने पास लेकर के बैठ जाएगी, वो घुलने के कारण। तो अब अवयव कितने बच गए? केवल 50। तो कितने के द्वारा द्रव के ऊपर, द्रव की सतह पर दाब लगेगा? केवल 50 अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर क्या लगेगा? दाब लगेगा। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि शुद्ध द्रव का वाष्प दाब अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के वाष्प दाब से कम होता है, जिसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। मैं आगे बता दूंगा इसको, अभी यहां तक हो गया बात हमारा। तो अगर अपन वाष्पशील विलय युक्त है तो दोनों द्रवों के द्वारा दाब लगेगा। अब अगर अपन बात करें
इसके बाद में एक लाइन और लिख सकते हो भैया आप चाहो तो। इसके बाद में अगर अपन बात करें, यदि विलयन अवाष्पशील विलय युक्त हो तो वाष्प दाब केवल विलायक के अणुओं द्वारा ही लगता है, अणुओं द्वारा ही लगता है। ये हो गई अगर अवाष्पशील विलय युक्त हो तो, जैसे मैंने अभी आपसे बात कर दी। अपन अब जो चल रहा है हमारा टॉपिक द्रव्य विलयन ही लग रहा है, अर्थात कि अपन बात करेंगे वाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब कैसे होगा देखते हैं। वाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? तो जो वाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करने के लिए राउल्ट के नियम का अपन उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं अपन? राउल्ट के नियम का उपयोग करते हैं। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है? तो इसके लिए अपन अगर अपन बात करें तो वाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब। अब अगर जैसे अपन ने बोल दिया कि इसके अंदर विलय भी वाष्पशील विलायक भी वाष्पशील, तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूं इसको। यदि विलयन वाष्पशील विलय युक्त हो तो विलयन का कुल वाष्प दाब विलय व विलायक के वाष्प दाब के योग के बराबर होगा। हो तो विलयन का कुल वाष्प दाब, कहने का मतलब यदि विलयन वाष्पशील विलय युक्त हो तो विलयन का कुल वाष्प दाब उस विलयन के वाष्प दाब के बराबर और विलायक, जैसे अगर मैं छोटा सा डायग्राम बनाऊं, मान लीजिए अगर हमारे पास एक पात्र है, इसमें आपने वाष्पशील H2 डाल रखा है और एथिल एल्कोहल C2H5OH, तो इस पात्र की दीवारों पर या इसके ऊपर जो दाब लगेगा द्रव की सतह पर, वो इसके वाष्प के अणुओं के द्वारा भी लगेगा और इसके वाष्प के अणुओं के द्वारा भी लगेगा। तो ये कहलाएगा वाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब। तो इन दोनों के योग के बराबर इसका कुल दाब होगा। अगर मैं यहां पर कहूं माना कि विलयन में ए व बी दो वाष्पशील घटक है
तो इनका वाष्प दाब PA व PB होगा। अतः विलयन का कुल वाष्प दाब P होगा, जो इन दोनों के योग के बराबर होगा। जैसे P बराबर PA प्लस PB, इन दोनों के योग के बराबर होगा। अब ये कितना होगा, इसका मात्रात्मक संबंध क्या होगा, मात्रात्मक रूप से ये कितना होगा, ये दर्शाने के लिए एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था राउल्ट। तो राउल्ट के द्वारा क्या कहलाता है, राउल्ट के द्वारा देखते हैं अपन इनका मात्रात्मक, चाहो तो लिखते हैं अपन इनका मात्रात्मक, इनका मात्रात्मक वाष्प दाब की गणना राउल्ट द्वारा की गई। राउल्ट के द्वारा इनकी मात्रात्मक गणना की गई। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है उसके बारे में अपन बात करते हैं। राउल्ट का नियम, तो राउल्ट का नियम क्या कहलाता है, राउल्ट ने क्या कहा कि मात्रात्मक संबंध में दर्शा दूंगा। तो राउल्ट क्या कहता है, यदि किसी वाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब नियत ताप पर उसके प्रत्येक घटक के आंशिक वाष्प दाब, उसका प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। वापस समझिएगा मेरी बात, वापस सुन लीजिएगा। राउल्ट क्या कहता है, राउल्ट कहता है कि यदि आपने दो विलयन लिए A H2O B C2H5OH एथिल एल्कोहल, तो राउल्ट क्या कहता है कि इसका वाष्प दाब, इस विलयन का वाष्प दाब जो होगा दोनों के योग के बराबर होता है, तो हमें पता है। पर राउल्ट कहता है कि अगर एक घटक का वाष्प दाब जो होगा वो उसका जो आंशिक वाष्प दाब होगा PA जो होगा वो इस वाष्पशील जो घटक है इसके मोल अंश के बराबर होगा, मोल अंश के समानुपाती होगा। दूसरा, अगर इसके दोनों घटक है PB, मान लीजिए वो है एल्कोहल, इसको B कहते हैं, तो ये XB, इसके मोल अंश के समानुपाती होगा। वापस समझिए मेरी बात, राउल्ट क्या कहता है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अपन थोड़ा सा ध्यान से सोचते हैं। एक पात्र है जिसके अंदर शराब डाली हुई है, या अपन बोल सकते हैं जिसके अंदर एल्कोहल डाली हुई है, एथिल एल्कोहल, प्लस उसके अंदर जल डाला हुआ, जल के अंदर एथिल एल्कोहल मिलाई हुई है। तो राउल्ट कहता है कि किसी भी विलयन का, द्रव्य विलयन का वाष्प दाब उसके संघटकों, उसके वाष्पशील घटकों के मोल अंश के समानुपाती होता है।
दोनों के मूल अंश के, ऐसा नहीं एक के। वाष्पशील अवयव दोनों होंगे तो दोनों के मूल अंशों के समानुपाती होगा। तो इसको परिभाषा क्या लिखूंगा, इसके अनुसार किसके, राउल्ट के अनुसार, इसके अनुसार वाष्पशील, या आप सीधे लिख सकते हैं इसके अनुसार आंशिक वाष्प दाब, इसके अनुसार विलयन का, इसके अनुसार विलयन का वाष्प दाब वाष्पशील संघटकों के मूल अंश, आंशिक वाष्प दाब वाष्पशील संघटकों के मूल अंश के समानुपाती होता है। जैसे आपने एक पात्र के अंदर दो अवयव है वाष्पशील, एक विलय एक विलायक, तो विलय और विलायक दोनों के आंशिक मूल अंशों के समानुपाती, दोनों के विलय और विलायक दोनों के आंशिक दाब इन दोनों के ही मूल अंशों के समानुपाती होगा। जैसे अगर मैं कहूं, माना कि एक विलयन में ए विलय, कुछ भी मान सकते हो, वह बी विलायक, ए विलय व बी विलायक वाष्पशील है तथा इनके आंशिक दाब पी ए व पी बी हो तो इनके आंशिक वाष्प दाब इनके आंशिक वाष्प दाब इनके मूल अंश के समानुपाती होंगे। चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हो या छोटी सी परिभाषा के अनुसार आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे किसी वाष्पशील विलय युक्त विलयन में विलय का आंशिक दाब उसके मूल अंश के समानुपाती होगा। मैंने दोनों के साथ करवा दिए, और ए और बी के। तो अगर अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी ए समानुपाती एक्स ए, पी बी समानुपाती एक्स बी, आप ऐसे लिख सकते हो। इसको चाहो तो समीकरण 1, इसको समीकरण 2, ऐसे लिख सकते हो। अब अगर मैं आपसे कहूं कि समानुपाती का चिन्ह यदि मैं यहां से हटाता हूं इसके लिए, तो यहां आगे कर देता हूं, इसको मैं समानुपाती का चिन्ह हटवा देता हूं, यहीं से थोड़ा नीचे कर देता हूं। पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए और पी बी, समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो पी बी नॉट एक्स बी। अब यहां कौन क्या क्या है उसको देख लेते हैं। पी ए बराबर है आंशिक दाब, अब चाहे आप इसको विलय का मान सकते हो या विलयन का, और एक्स ए है मूल अंश, किसी के भी ले सकते हो आप,
अब मैं बार बार ये पी बी लिखूं तो हो जाएगा आंशिक दाब किसका, विलय या विलयन का। पी नॉट ए ये हो जाएगा शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, अवस्था में वाष्प दाब। तो हमारे पास ये दो चीजें हमारे को प्राप्त हुई है। अगर मैं आपसे बात करूं कि ये तीसरा समीकरण और ये चौथा, अब अगर मैं कहूं कि एक वाष्पशील विलय युक्त विलयन का कुल वाष्प दाब कितना होगा, तो हमें पता है P बराबर पी ए प्लस पीबी। तो इनके मान रखते हैं यहाँ पर पी ए और पीबी के मान रखता हूं। P बराबर पी ए का मान आ रहा है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये आ गया। अब अगर अपन मैं इसको देखो आगे चलूं तो अगर मैं इसके आगे चलूं आगे तो क्या आ जाएगा, हम जानते हैं मोल प्रवाह जिसे क्या लिखेंगे हम जानते हैं किससे, मोल अंश से, मोल अंश से। तो मोल अंश क्या कहता है, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1। तो अगर मैं इसको कहूं एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो इस एक्स ए का मान यहां रख दूं, P बराबर पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी, कोई प्रॉब्लम। अगर मैं इसको गुणा करके लिखूं तो क्या हो जाएगा, P बराबर पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अगर मैं इस प्लस प्लस वाले को आगे ले जाऊं, माइनस वाले को पीछे लेकर आऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। P बराबर पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स बी सॉरी ये प्लस प्लस आ जाएगा और आ जाएगा माइनस पी नॉट ए एक्स बी, कोई प्रॉब्लम। ओके, उसके बाद में अगर अपन आगे देखें तो क्या, ओके अब बेटा अपन बात करते हैं, ये यहां तक आ गया। अब अगर मैं इसको लिखूं P बराबर पी नॉट ए प्लस, तो यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, एक्स बी कॉमन ले सकता हूं। तो मैंने ले लिया एक्स बी कॉमन, तो आ गया पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए आ गया। तो यहां से अगर अपन बात करें इस प्रकार से हमारे पास एक समीकरण प्राप्त हो जाती है। अगर यहां से एक समीकरण प्राप्त हो गया हमारे पास, तो यदि मैं यहां पर विलय और विलायक इन दोनों के मध्य यदि मैं ग्राफ खींचूं तो वो किस प्रकार से हमारे को प्राप्त होता है, तो मैं यहां पे लिखूंगा ये हमारी समीकरण प्राप्त हुई है। मैं अगर यहां से लिखूं यदि हम विलय तथा यदि हम विलय तथा विलायक के आंशिक दाबों व मोल अंशों के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो वह निम्न प्रकार से प्राप्त होगा। अगर मैं इनके बीच में ग्राफ खींचूं तो कैसे प्राप्त होगा, देखिए बेटा ये मान लीजिए
मैंने एक विलायक का ग्राफ खींचूंगा और एक किसका ग्राफ खींचूंगा, विलय का ग्राफ खींचूंगा। ये विलायक का खींचूंगा और किसका खींचूंगा बेटा, विलय का। मान लीजिए ये आंशिक दाब है पी ए और यह आ जाएगा यहां पर पी नॉट बी पी नॉट ए, आंशिक दाब हो गए दोनों के। यहां पर आ जाएगा ये एक्स ए, यह आ गया एक्स बी। ये तो अंश मोल अंश हो गए इनके और ये हो गए इनके आंशिक दाब हो गए। अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पर एक्स ए बराबर 1 और एक्स बी बराबर 0 ही होगा, फिर तो क्यों 0 होगा, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है, देखा ना हमने मोल अंश में। तो अगर मान लीजिए मैं एक्स ए बराबर मैंने इसी के बराबर अगर मैंने इसको 1 मान लिया तो इसका मान तो 0 होगा, तभी योग 1 आएगा। और अगर मैं इधर कहूं एक्स बी बराबर 1 तो एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए एक्स बी विलय का मान अगर 0 हो तो अगर मैं आपसे एक बात करूं तो अगर अपन इसका ग्राफ खींचे तो इस प्रकार से ग्राफ आएगा इसका, एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी हमारे पास। और अगर अपन इसका ग्राफ खींचे हैं तो वो इस प्रकार से प्राप्त होगा ऐसे। तो इसका मान किसके सानिध्य में होगा, पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी और यह आ जाएगा पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए। और अब अगर मैं बात करूं तो इन दोनों का जो योग हो जाएगा, इन दोनों का जो योग होगा वो एक इस ऊपर वाली रेखा इन दोनों को मिलाने वाली इन दोनों की जो रेड लाइन है इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के बराबर P बराबर पी ए प्लस पी बी होगा। इन दोनों के बराबर क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर अपन इनके मध्य ग्राफ खींचे तो वो इस प्रकार से हमारे को प्राप्त होता है। तो इस ग्राफ से क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं अपन, पहला निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि जो देखो पी ए अर्थात इस विलायक का जो ग्राफ है वो ज्यादा ऊपर आ रहा है क्योंकि विलायक की संख्या ज्यादा होती है। तो अगर मान लीजिए जैसे अगर अपन बात करें एक पात्र लिया आपने जिसके अंदर आपने 100 ml मान लीजिए जल मिलाया, जल, और आपने इसके अंदर मान लीजिए 2 ml अगर आपने कोई वाष्पशील विलय मिला दिया C2H5OH मिला दिया, एथिल एल्कोहल मिला दिया, तो मुझे बताइए कि इसका पूरा जो डिपेंड रहेगा वाष्प दाब रहेगा ये तो 2 ही ml है केवल, ये तो 100 ml किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, विलायक के ऊपर। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, पहला निकलता है कि विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब किसके ऊपर डिपेंड करता है, विलायक, विलायक के वाष्प दाब पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। पहली बात केवल किसके ऊपर डिपेंड करेगा, विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब पर निर्भर करता है। दूसरा क्या हो जाएगा, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब विलय व विलायक पर निर्भर करता है, के वाष्प दाब पर निर्भर करता है, वाष्प दाब के योग पर निर्भर करता है। ये इससे हमारे को क्या निकलते हैं, निष्कर्ष निकलते हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफी है। कल अपन देखेंगे अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो, राउल्ट के नियम की परिभाषा थोड़ी बड़ी हो गई है, अगर आप चाहो तो इसकी छोटी शॉर्ट परिभाषा किसी एक के ऊपर भी डिपेंड करके आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो
कल अपन उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेंगे। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, कमेंट जरूर कीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे में क्या कमियां रही है, मैं उनको सॉल्व कर सकूं और अच्छे से आपको भरसक प्रयास करके आपको समझाने की कोशिश कर सकूं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स जरूर कीजिए। थैंक यू।